एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आपने अभी तक क्या देखा, नेशनल इनकम में आपने देखे पहला मेथड देखा आपने वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा आपने देखा इनकम मेथड, और तीसरा कौन सा देखने जा रहे हो, एक्सपेंडिचर मेथड देखने जा रहे हो। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में जितने भी आपके खर्चे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो भी आप खर्च करते हो, वो खर्च को जब आप क्या करोगे, ग्रॉस अप करोगे, टोटल करोगे, तो वो आपके देश के इनकम के बराबर आएगी। क्योंकि किसी का खर्चा किसी का इनकम होता है, आपका इनकम किसी का खर्चा है, तो उस खर्चे को भी अगर आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरे आपकी देश की इनकम हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले सीखे वो सारे वैसे के वैसे ही हैं, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड में आपको देखने के भैया कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पीएफसी है ना, दूसरा जीएफसी, तीसरा जीडीसीएफ और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। पीएफसी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल समझ रहे हैं ना आप, फाइनली जो कंज्यूम करने के लिए सरकार ने खर्च किए। ठीक, तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज व्हाट कॉल्ड जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है। उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है वो क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स है। तो ये कंपोनेंट्स क्या हो गए, मेन जो कंपोनेंट्स हो गए, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स। उसके बाद जो पीएफसी है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसके सब डिविजन्स हैं। फाइन, वैसे ही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के भी सब डिविजन्स हैं, ऐसे ही जीडीसीएफ के भी सब डिविजन्स हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स जीडीसीएफ के भी सब डिवीजन है, और जीडीसीएफ का जो सब डिवीजन है उसके भी सब डिवीजन है। फाइन, तो देखने वाली बात है जो लास्ट ये चौथा कंपोनेंट हो गया वो आपका हो गया नेट एक्सपोर्ट। दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्स माइनस एम। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट और एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट। फाइन, नाउ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के क्या कर रहे हैं हम, इसके सब पार्ट में आ रहे हैं, इसका जो सब डिवीजन है हम उसमें आ रहे हैं। तो पहला मैंने लिखा हाउस होल्ड, H/H मतलब हाउस होल्ड, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो भी आपके घर हैं, हमारे आपके सबके, तो हम लोग क्या करते हैं डेली कंजम्पशन के लिए या वैसे भी कंजम्पशन के लिए हम गुड्स खरीदते हैं और हम उसका कंज्यूम करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो जो भी हमारे खर्चे होते हैं कंजम्पशन को लेकर के हम वो खर्च करते हैं, तो दैट कम्स अंडर एक्सपेंडिचर मेथड का पहला हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पहला कंपोनेंट का सब डिवीजन आ गया। दूसरा है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड को सर्व करता हो। वैसे प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो हाउस होल्ड को सर्व करते हों, जो हाउस होल्ड को सर्व करते हों, उनका जो फाइनल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, वो आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आपकी आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं जीएफसी पे, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सरकार के जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सरकार के तो बड़े सारे खर्च होते हैं भाई। पहला खर्च हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब सरकार कोई चीज़ परचेज करती है, परचेज करके उसको प्रोसेस करती है, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में सरकार उसको लगाती है। फाइन, पर्टिकुलर प्रोसेस में सरकार उसको लगाती है, तो हम बोलेंगे भैया ये हमारा गवर्नमेंट का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है।
ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। सीओई पेड बाय गवर्नमेंट, सीओई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जब सरकार अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, समझ में आ रही है बात। सीओई पेड बाय गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विसेज को सैलरी पे कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ को सैलरी पे कर रही है, अपने पोस्टल डिपार्टमेंट को सर्विसेज सैलरी पे कर रही है। तो डिफरेंट गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, उसमें जो सर्विसेज गवर्नमेंट ले रही है उसके बदले में गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रही है, सैलरी वेजेस दे रही है, दैट कम्स अंडर दिस। देन देयर आफ्टर डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रोड। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में आपकी एम्बेसी है, आपका कॉन्सुलेट है, वहाँ के लिए जो कुछ भी खरीदारी करती है सरकार वहीं पे, वो भी सरकार का खर्चा है, दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, फाइन। सो और ये सब क्या करेंगे, आप तीनों को क्लब करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी सरकार बेचती है, बेच के जो कमाती है, नॉर्मली सरकार क्या करती है, सरकार जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो नॉन प्रॉफिट सर्विसेज होती हैं। सरकार का इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है ना, सरकार का इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता, इसलिए ये सारे एक्सपेंडिचर हैं जिसको हमने ऐड कर दिया। लेकिन कभी कभार सरकार अपनी सर्विसेज के बदले में पैसे भी लेती है। सरकार अगर गुड्स, कई बार सरकार गुड्स बेचती भी है तो उसके अगेंस्ट वो पैसे लेती है, इट सेल्स, द गवर्नमेंट सेल्स। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, इसको क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों को क्लब करके इसको माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, GFC मिलेगा। फाइन, अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके ऊपर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये कंपोनेंट समझ पा रहे हो, सब समझ रहे हो, वेरी गुड। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हो उसमें क्या देख रहे हो, ग्रॉस 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 लगा हुआ है। ये जो शब्द मैंने अभी बोले, वाक्य बोला, उसका बाद में इसका रेलिवेंस है, जब तुम वहाँ पहुँचोगे समझ जाओगे। अभी यहाँ हो रहा है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या हो रहा है, ग्रॉस बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस हाउसेज हैं वो अपने यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हो क्या रहा है, इससे तो कैपिटल फॉर्मेशन ही हो रहा है ना। और ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी ओरिजिनल कॉस्ट फर्म अपने इन्वेस्टमेंट्स पे लगा रही है, गुड्स मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे नई मशीनरी परचेज कर लिया या कुछ भी जो इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आता है। एंड ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी हाउस होल्ड ने घर बनाया, किसी परिवार ने घर बनाया, तो वो इसमें नहीं आएगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, याद रखना है। किसी तुमने एक नया हाउस कंस्ट्रक्ट किया, उस पर जो कुछ भी खर्चा आया वो है क्या, हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड है, उसका घर बना, ये हाउस होल्ड कंजम्पशन है। लेकिन उसको इस हेड के अंदर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर हाउस होल्ड आप एक घर बना रहे हो तो ये 1 साल के लिए तो बना नहीं रहे हो कि अभी आपको कंज्यूम करना है, ये तो आने वाले कई सालों तक आपके लिए रहेगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सो दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट यू राइट ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। नाउ कम टू ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यहाँ सरकार कर रही है, सरकार हॉस्पिटल्स बना रही हैं, हाईवेज बना रही हैं, ब्रिज बना रही हैं, तमाम चीज़ें बना रही हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और ये सब की जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो ग्रॉस वैल्यू ले रहा हूँ, नेट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ ना नेट वैल्यू। तो इसलिए जब यहाँ ग्रॉस वैल्यू ले रहा हूँ तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है, उस एक्सपेंडिचर मेथड का जो सम टोटल आएगा, सम टोटल मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के इस सारे कंपोनेंट को जब तुम क्लब करोगे तो जो टोटल आएगा, व्हाट दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल बी कॉल्ड GDP-MP। ठीक है क्या, व्हाट दे विल बी कॉल्ड, दे विल बी कॉल्ड GDP-MP, बिकॉज तुम क्या देख रहे हो, यहाँ सारे ग्रॉस 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 हैं। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना, लैंड में, मशीन में, किसी भी चीज़ में। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ग्रॉस वैल्यू है, फिर है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इससे आपको नेट पे जाना है तो भैया डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आपको कहाँ जाना है, GDP-MP मिल गया ना, जब GDP-MP मिल गया तो आपको नेशनल इनकम निकालना है तो NNPFC पे जाना है, फिर यू यूज़ द कन्वर्जन टेक्निक्स।
करेक्ट। नेट एक्सपोर्ट तो समझ गए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज योर नेट एक्सपोर्ट। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड के आपके यही कंपोनेंट है। अब इसमें आपको क्या देखना है, सपोज करो आपके पास में जीडीसीएफ भी दिया हुआ है ना, जीडीसीएफ दिया हुआ है और आपको दिया हुआ डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रोड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रोड, ये भी दिया हुआ है और ये नहीं, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। जीडीसीएफ दिया हुआ है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दोनों दिया हुआ है। आप किसको पिक करोगे? जीडीसीएफ को करेंगे क्योंकि ये क्या है, पुत्र है और ये पिता है, तो पिता के सामने पुत्र को कौन पूछता है, ठीक है ना, उसी को पिक करोगे। तो आप जीडीसीएफ को पिक करोगे, ठीक। अगर जीडीसीएफ भी है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है, आप क्या करोगे? जीडीसीएफ को पिक करोगे। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी है और जीडीसीएफ भी है, आप किसको पिक करोगे, किसको छोड़ोगे? इसको छोड़ दोगे और इसको पिक करेंगे, क्योंकि ये तो इसके जो है ना 2 बच्चे और इसके फिर 3 बच्चे। समझ गए ना, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस चाचा के 3 बच्चों में से किसी को उठाऊं और फिर दूसरे चाचा को उठाऊं, है ना, और चाचा भी है, तो फिर चाचा के बच्चे को छोड़ दूंगा यार, चाचा को, दोनों चाचाओं को उठाऊंगा। समझ गए? तो हमारा क्या आ जाएगा? जीडीसीएफ आ जाएगा। और आपको मैंने बार बार बोला है कि जब भी कभी आप नेशनल इनकम के जितने भी मेथड्स हैं ना, जो वैल्यू एडेड मेथड पढ़े या आपने इनकम मेथड पढ़े या आपने एक्सपेंडिचर मेथड अभी आप पढ़ रहे हो, तो सबका जब सम टोटल करोगे, यानी सबसे जो तुम नेशनल इनकम निकालने जाओगे तो सेम ही होगा, है ना, क्योंकि वो तो इसी देश की। समझ में आई तुम लोगों को? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? पक्की बात? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग इसी पर एक्सपेंडिचर मेथड पे एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब दोनों मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो पहला आपने ले लिया, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? बढ़िया से। अब देखो सॉल्यूशन इसका, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आसान रहेगा 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके मैं नंबरिंग देता हूँ। 14 15 16 17 18 और 19 और 20, तो 20 हमने ले लिया, राइट। फिर अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 20 से आगे जाएंगे भाई। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों को बोला कि भाई देखो, इसमें जो कंपोनेंट्स गिवन है ना, वो कंपोनेंट तुम कंपोनेंट को ध्यान से देखो। तो तुम कंपोनेंट को ध्यान से देखोगे तो तुमको लगेगा कि यार इसमें जो है ना इनकम मेथड के भी कुछ कंपोनेंट्स और कुछ एक्सपेंडिचर मेथड के भी कंपोनेंट्स हैं। तो चलो हम इनकम मेथड के कंपोनेंट्स यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इनकम मेथड के? नंबर 1, आपको क्या निकालना है? NNP-FC निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? आपको नेशनल इनकम निकालना है, ठीक। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? नेशनल इनकम यू हैव टू फाइंड आउट, फाइन। तो जब इनकम मेथड होता है तो पहला आप ले लो इनकम मेथड, राइट। जो इनकम मेथड होता है उसका जो एग्रीगेट होता है, इनकम मेथड का जो एग्रीगेट होता है वो क्या होता है मालूम? NDPFC। हेलो, मालूम है? NDPFC होता है, ठीक है। इनकम मेथड का एग्रीगेट क्या होता है? NDPFC होता है, ये याद रखना है सबसे पहले। तो NDPFC, तो चलो भैया पहले हम लोग ना NDPFC कर ले, तो NNPFC के लिए तो NFIA करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि NFIA कहाँ पर है आपका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो आप चेक कर लेना बाद में, बट अभी आगे हम बढ़ते हैं, फाइन। इसके कंपोनेंट्स में कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे मैंने बता रहा था इनकम मेथड में, मैंने बताया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें आती हैं। वेजेस, सैलरी वेजेस इन काइंड, सैलरी वेजेज इन कैश एंड
एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, ये तीन चीजें होती हैं जो COE, तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनाती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन तुम देखो, सैलरीज एंड वेजेज इन कैश। तो देखो पहला नंबर एक जोड़ दो, मतलब नंबर 1 जोड़ दिया, क्या निकाल रहे हो तुम? NDP, तुम यहाँ पर NDPFC पहले निकाल लो। तो तुमने जोड़ दिया 1 प्लस लिखना है 1, तुम भी पेपर में भी 1 2 3 4 5 हो तो तुम्हारा वहाँ रोमन स्क्रिप्ट रहेगा। मैंने तो यहाँ पर जो अपना अरेबिक सिस्टम में 1 2 3 4 5 वो लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर रोमन में रहेगा 1, फिर वो डबल डॉट वाला 2, तो 1 लिखोगे, 1 हो गया, पहला आ गया। ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, देखो ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ध्यान रखना है, कोई भी ट्रांसफर एक्सपेंडिचर या कोई भी ट्रांसफर इनकम कंप्यूट हम नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हम लोग नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर इनकम या एक्सपेंडिचर वगैरह को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज बदले में कुछ मिलता नहीं, बदले में कुछ देते नहीं, इसलिए हम उसको हम करेंगे नहीं। ठीक है ना, चलिए ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपके पास में रेंट है। अच्छा देखो, मैंने अभी क्या बताया था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद क्या बताया था? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ध्यान से सुनना है इसको। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। तो हमारे पास ना ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड इस पूरे क्वेश्चन में 20 के 20 कंपोनेंट में हमको कहीं पर भी वर्ड ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस के सब पार्ट्स हमको दिए हुए होंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के सब पार्ट देखेंगे। सबसे पहले आ गया रेंट, तो चलो यार पहले +3 कर देते हैं। रेंट के बाद क्या होना चाहिए? ढूंढेंगे हम इंटरेस्ट। हमको जब याद रहेगा ना तो हमको फटाफट मिल जाएगा। रेंट के बाद क्या ढूंढेंगे भैया? इंटरेस्ट। तो हमको इंटरेस्ट भी मिल गया। क्या नंबर है? 9। रेंट इंटरेस्ट हो गया, रेंट इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद अच्छा कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड भी तो है, तो +6 भी तो कर देंगे। कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स काइंड भी तो है, इसलिए हम लोग 6 भी तो कर देंगे। ओके, अच्छा उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट के बाद देखो और कुछ है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। 12वां भी क्या कहा था मैंने? कॉर्पोरेट टैक्स बोला था। प्रॉफिट का हिस्सा 3 बताया था, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट के फिर आगे 3 डिवीजन किए थे मैंने। क्या क्या बताया था प्रॉफिट के 3 डिवीजन? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड। ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड। तो प्रॉफिट भी नहीं हमको गिवन है। रेंट इंटरेस्ट तो हमने निकाली, इंटरेस्ट है कहीं वहाँ, रेंट इंटरेस्ट कर लिया। रेंट इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट होना चाहिए ना, रॉयल्टी तो कहीं है नहीं, है ना, तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो प्रॉफिट भी नहीं है। तो प्रॉफिट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? क्या क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ, तो रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पर क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने लिख दिया कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ले लिया। 12 के बाद 14 ले लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। फिर 15 ले लो, डिविडेंड्स ले लिया, डिविडेंड्स। अच्छा उसके बाद तुम्हारे को क्या चाहिए होता है? COE ले लिया, COE के सारे कंपोनेंट ले लिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस वाला सारा कांड हो गया। उसके बाद तीसरा क्या होता है हमारा? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होता है ना, मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इनकम देखो, इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड जो होती है वो हमारी क्या होती है? मिक्स्ड इनकम होती है। अंडरस्टूड? याद रहेगा सबको? याद रहेगा? रिकैप भी हो रहा है ना इनकम मेथड है। चलो तो प्लस क्या करोगे? इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 13 हो गया। तो ये क्या आ गया तुमको? NDPFC आ गया। अब तुमको NNPFC निकालना है, तो तुम पहले तो NDPFC निकाल लो। कितना हो गया? सबके फिगर्स जोड़ो। फर्स्ट कितना हो गया? 1997 प्लस थर्ड कितना हो गया बच्चों? 132 प्लस 9 कितना हो गया? 92। फिर 6 कितना हो गया? 95 प्लस उसके बाद कौन सा लेना है? 12 में कितना है? 10 प्लस 14 में कितना है? 14 में कितना है? 26। 15 में कितना है भाई साहब? 201। और 13 में कितना है भाई साहब? 264। इस सबको क्लब कर दो।
क्लब कर दीजिए वही सब, कितना आता है, जोड़ो इसको 2871, मैं भी जोड़ के देख लूँ एक बारी, 1997 तो तुम्हारी स्पीड जितनी फास्ट रहेगी और एक्यूरेट रहेगी उतना जल्दी तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तुम लोगों को? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। प्लस 264, 2817 आ रहा है, 1997, 132, 92, 95, 10, 26, 201, 264, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 264, it comes to 2817, 2817। तो हमारा NDPFC आ गया 2817। NNPFC कितना हो गया बताओ? NNPFC तो NDPFC प्लस NFIA प्लस NFIA कैलकुलेशन ठीक करा है हमने? 1997 132 10 54 क्या था? हाँ यस यस यस, गुड, प्लस 18 तो कितना हो गया? सोशल सिक्योरिटी, ये मैंने इंफॉर्मेशन देखा नहीं, 54 तो 54 डाल दिया इसमें तो कितना हो गया? 71 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है 52, समझ गए? NNPFC, ये NNPFC कौन सा है देखो, नेट इंक्रीज, ये रहा 8वां, नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम ROW, फाइन, दैट इज योर NNPFC, नेट सॉरी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू NFIA एंड दैट इज, यहाँ पर लिख दिया हुआ है नेट इंक्रीज मीन्स फीफा इज ओवर फीटा, so that is why it is written here net increase in factor income from ROW मतलब rest of the world या abroad, alright, so 287 NFIA, इसको आप NFIA लिख सकते हो और ये हो गया 2871 प्लस 52, it comes to 2923 CRS, alright, सही है? तो ये इस मेथड से आपका 2923 CRS। एक्सपेंडिचर मेथड में देखो भैया, एक्सपेंडिचर मेथड, समझ गए? एक्सपेंडिचर मेथड में तुम्हारा एग्रीगेट क्या होता है? GDP-MP, अभी बताया था ना। एक्सपेंडिचर मेथड में मेरा एग्रीगेट क्या होगा? GDP-MP होगा मेरा एग्रीगेट। अब उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स मैंने लिया था? PFC, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। PFC की सी के भी हमने कंपोनेंट्स बता दिए थे क्या क्या होते हैं छोटे छोटे, GFC के भी छोटे छोटे बता दिए थे। फिर GDCF के हमने बताए थे, क्या बताया था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के क्या बताए थे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, ऑलराइट। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के मैंने 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन बताए थे? तीन कौन से पार्ट बताए थे? 3 कौन से पार्ट बताए थे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाय फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाय ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो, प्लस मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शंस में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्लस फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होता है कंस्ट्रक्शन में, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद और क्या बताया था उसमें? हाँ, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो 3 ये हो गए,
फाइन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का आपको ये 3 कंपोनेंट हो गए। अब देखना है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पर हमको क्या मिलता है, जीडीपी, यहाँ पर हमको क्या मिलता है, जीडीपी एमपी मिलता है बॉस। देखिए कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक, देखो ये सब तो आ चुका है, ठीक है। रेंट, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं लेना आपको। फिर आपको कंपनसेशन डेप्रिसिएशन का भी हमने इस्तेमाल नहीं करना, इंटरेस्ट आ गया। अब क्या आ गया यहाँ पर, जीएफसी आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये एक हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कितना नंबर कौन सा है, 10, प्लस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड्स, है ना, पीएफसी के अंदर आ जाएगा ना हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आ जाएगा 11, प्लस 12 लेना नहीं है, 13 इसमें आएगा नहीं क्योंकि 12 13 तो हम ऑलरेडी इनकम मेथड में ले चुके। 14 15 भी नहीं आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 16 और माइनस 19, समझ गए ना, क्योंकि इंपोर्ट है ना, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। 16 माइनस 19 कर देंगे और इसको हम लोग ब्रैकेट में से ले लीजिए, 16 माइनस 19, करेक्ट। उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मित्रों ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लेंगे ना, है ना। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ले लीजिए, तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब प्लस 20। अच्छा देखिए अब चेक करिए कि क्या आपने सारी चीज़ें ले ली हैं या कुछ बचता है। और एडिशन टू स्टॉक भी तो लेना है, और कुछ लग रहा है आपको, नहीं लग रहा आपको कुछ, ठीक है। ये आ गया आपके पास। चलिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। 10 में नंबर क्या है, 10 में 574, 11th वाला क्या है 1805, प्लस 16 कितना है, 16 इज 900 और 19 कितनी है 323, प्लस 20 कितनी है बच्चों 100, प्लस 17 कितनी है बच्चों, ये चेंज इन स्टॉक हो गया है ना। चेंज इन, जो आप ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करते हो वहाँ पर 2 होते हैं ना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री प्लस चेंज इन स्टॉक होता है ना, ठीक है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ आपका चेंज इन स्टॉक होता है, ऑलराइट। तो वहाँ पर चेंज इन स्टॉक हो गया 7। चलिए इसको ऐड करिए, कर लीजिए, कितना हो रहा है 30, ये दिख रहा है वहाँ, क्या होना चाहिए 574, 574 हो गया है ना। इसको प्लस किया कितना आया 3063, आपका आ गया 3063, ठीक है सर। जीडीपीएमपी आ गया। अब जीडीपीएमपी के बाद क्या निकालोगे तुम, एनएनपी एफसी, ये तुम्हारा इनकम मेथड से आया था, अब ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड से आ रहा है। तो एनएनपी एफसी तुम लिखोगे तो क्या आएगा, देखो
तुम्हारा क्या होगा, GDP-MP, हेलो, माइनस डेप्रीसिएशन माइनस MP है ना, तो FC माइनस NIT और फिर प्लस NFIA। समझ में आ रही है बात? तो जो बच्चे कन्वर्जन वाली क्लास में एब्सेंट थे उसको यहाँ पर देख लो, GDP, इसलिए मैं GDP-MP करके, मैं नहीं तो मैं डायरेक्टली ना ये सब माइनस करके निकाल देता, लेकिन GDP-MP पे ला रहा हूँ। उसके बाद देखो ग्रॉस से कहाँ पे जाना है तुमको, नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA प्लस कर दो, FC से MP पे जाना है तो NIT माइनस कर दो। ऑलराइट, अब आगे भी बढ़ोगे। GDP-MP तुम्हारी कितनी है, तुमने निकाला 3063 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है 81 ले लिया, माइनस NIT, देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है तो 200 माइनस 89, NIT इज इक्वल टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, याद है ना, प्लस NFIA कितना था 52। अब इसको प्लस माइनस करके देखो क्या आ रहा है, 2923 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सीधे 2923 CRS। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों ही मेथड के लिए कंपोनेंट्स दिए हुए थे, आपने उन कंपोनेंट्स को उसकी सही जगह पे डाल दी, तो दोनों ही मेथड से जो नेशनल इनकम आया वो क्या आया, सेम आया। आपको क्या याद रखना है, पहली बात तो दोनों ही तीनों ही मेथड्स के जितने भी एग्रीगेट मतलब कंपोनेंट्स है ना, जो वेरिएबल्स हैं जिसको आप कंपोनेंट्स बोलते हैं, ये सारे कंपोनेंट आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक। और उसके बाद आपको ये पता है कि भाई देखो वैल्यू एडेड मेथड में करूँगा तो GDP-MP आएगा, मैं अगर एक्सपेंडिचर मेथड में करूँगा तो भी GDP-MP आएगा, मेरा जो कंपोनेंट्स के टोटल हैं, और अगर मैं इनकम मेथड में करूँगा तो NDP-FC आएगी। NDP-FC से NNP-FC कन्वर्जन सीधा डोमेस्टिक से नेशनल NFIA कर देना है, ख़त्म कहानी। GDP-MP से NNP-FC पे जाना है, कहीं भी जा सकते हो आप। GDP-MP आ गया, अब बोलेगा GNP-MP निकालो, तो भाई GNP-MP के लिए नेशनल हो गया तो NFIA प्लस कर दो। बोलेगा NNP-MP निकालो, तो क्या करना है, ग्रॉस और नेट, ये दो बदल गए, वहाँ GDP था, यहाँ G से ग्रॉस से नेट आ गया और डोमेस्टिक से नेशनल आ गया, तो आप क्या करोगे, नेशनल में उसमें फिर NFIA प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।